अस्सलाम आप सबको वेलकम टू लर्नर्स ऑनलाइन। आज हमारी जो वीडियो है वो एनालिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले भी हम लोग 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और अगर आप लोगों ने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो दोनों पार्ट्स जाके देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और उन पार्ट्स को आप देखेंगे तभी आपको इस पार्ट की समझ आएगी, वरना आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग जैसा कि हमें पता है गेट, हैट और नेट के टेस्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी पर्पस के तहत हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो बात की थी वो एनालिटिकल रीजनिंग की इंट्रोडक्शन की बात की थी कि क्या होती है और इसके अंदर किस तरह का प्रॉब्लम होता है कि आपको एक पजल लाइक अरेंजमेंट दिया होता है और आपने प्रॉपर प्लेसमेंट करनी होती है हर एंटिटी की। इसी तरह फिर सिंबल्स की बात हुई थी। सिंबल्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग कोई भी इनिशियल कंडीशंस होती हैं हमारी, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, समराइज फॉर्म में लिख देते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस की, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के सवाल देखे थे कि किस किस्म के सवाल और किस किस्म की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। और फिर हमने देखा था कि इसको जनरल मेथड क्या है सॉल्व करने का, जो कि हमने एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस की बात की थी कि हम लोग कैसे अपनी चॉइसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, किस किस किस्म के वो क्वेश्चंस होते हैं, किस किस किस्म के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, और उन्हीं कैटेगरीज में से हम एक कैटेगरी की वर्कड एग्जांपल पे भी बात करेंगे। कैटेगरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो आपके सामने इस टाइम आपको नज़र आ रही हैं। अगर हम इन सब को बारी बारी एक्सप्लेन करना शुरू कर दें अभी से ही तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा मैं इन सब पार्ट्स को टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करूँगा जैसे ही इनकी टर्न आएगी। तो आज हम बात करेंगे सिंपली स्ट्रेट ऑर्डर और स्कैटर्ड ऑर्डर की, और उसके अंदर हम लोग वर्कड एग्जांपल सॉल्व करेंगे स्ट्रेट ऑर्डर की। स्ट्रेट ऑर्डर यानी सीधे अरेंजमेंट होते हैं बिल्कुल लाइन में। स्कैटर्ड ऑर्डर जो है उसके अंदर आपकी मल्टीपल एंटिटीज़ होती हैं लेकिन जगह थोड़ी होती है जिसके अंदर आपने उनको अरेंज करना होती है। यानी अगर 10 सीट्स हैं तो आपने उनको 12 लोग हैं 10 सीट्स के ऊपर बिठाने हैं, तो समथिंग लाइक दैट। फिर सूटेबल सिलेक्शंस होती हैं आपकी कि आप लोगों ने किसी कमेटी को चेयर करना हो अगर, तो उसके लिहाज से जो है डिफरेंट लोग आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं कमेटी के। फिर टेबल सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस है कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स हो, अगर सर्कुलर टेबल हो उसमें लोग कैसे बैठेंगे, रेक्टेंगुलर टेबल हो उस पर लोग कैसे बैठेंगे। और उसके अलावा फिर नीचे कुछ अदर प्रॉब्लम्स हैं कंपैरिजन के, नेटवर्किंग के, मैट्रिक्स और रिलेशनशिप के, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं एचईसी की तरफ से, नेट की तरफ, नेट के, गेट के जो एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होते हैं और जो हैट एचईसी की तरफ से कंडक्ट होता है, उनमें एनालिटिकल रीजनिंग का जो भी पोर्शन होता है उसमें 90 to 100% पोर्शन यानी तकरीबन सारे का सारा एनालिटिकल ही जो है वो पहली 4 कैटेगरीज़ में से आ जाता है। लिहाजा इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बाकी कैटेगरीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दें, हम उनको स्लाइटली देखेंगे लेकिन इन कैटेगरीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कैटेगरीज़ की तो पहली कैटेगरी है हमारी स्ट्रेट ऑर्डर। आज हम बात करेंगे इसी की कि स्ट्रेट ऑर्डर जो कैटेगरी है इसके अंदर हमारे पास सिंपल सा अरेंजमेंट होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 लोग हैं, हमने उनको 5 डिफरेंट सीट्स के ऊपर बिठाना है, तो एक बंदे को एक ही सीट अलॉट की जाएगी। यानी जितनी हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल होती हैं, जितनी जगह अवेलेबल होती हैं, उतने ही लोग होते हैं। हर बंदा जो है या हर एंटिटी जो है वो एक प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। इसी तरह 10 लोग हैं, जिस तरह आपने 10 घरों के अंदर जो है वो अरेंज करना है। फिर इसी तरह रैंकिंग के जो प्रॉब्लम होते हैं कि अब हर बंदे की एक ही पोजीशन हो सकती है। अगर कोई रेस चल रही है तो फर्स्ट एक ही बंदा आएगा, 2 बंदे फर्स्ट नहीं आ सकते, तो रेस के फॉर्म में। तो रैंकिंग के जो प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमने प्लेस अलॉट करनी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह, उस तरह के भी प्रॉब्लम्स भी स्ट्रेट ऑर्डर में आ जाते हैं। जो स्कैटर्ड ऑर्डर है वो स्कैटर्ड ऑर्डर से थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज़ इसके अंदर हमारे पास एंटिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लोग कम होते हैं, या फिर सॉरी प्लेसमेंट ज़्यादा होती हैं और लोग कम होते हैं, या फिर उल्टा भी होता है कि हमारे पास प्लेसमेंट्स कम होती हैं और लोग ज़्यादा होते हैं।
या तो हमें एक जगह पर दो दो लोग तीन तीन लोग जो है एक प्लेस के ऊपर अरेंज करने पड़ते हैं, या हमें करना पड़ता है कि हमें कोई प्लेस वेकेंट रखनी पड़ती है, खाली रखनी पड़ती है ताकि सारे बंदे अरेंज हो जाएं। तो ये कुछ इसी एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं तो स्ट्रेट ऑर्डर कंपैरेटिवली सिंपल होता है और स्कैटर्ड ऑर्डर थोड़ा सा टफ होता है, बिकॉज स्ट्रेट ऑर्डर के अंदर 1-to-1 वो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है कि एक एंटिटी को आपने एक ही प्लेस पे अरेंज करना है। तो स्कैटर्ड ऑर्डर के अंदर उल्टा होता है कि आपके पास डिफरेंट ज़्यादा लोग होते हैं, तो एक प्लेस के ऊपर आप एक से ज़्यादा लोग भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट ऑर्डर के अंदर नॉर्मली जितनी वैकेंसीज़ होती हैं उतने ही लोग होते हैं, तो कह सकते हैं कि कोई बीच में खाली जगह नहीं बचती, कोई खाली प्लेस नहीं होती। मसलन 5 लोग हैं तो 5 ही घर को ऑक्यूपाई करेंगे, कोई घर खाली नहीं रहेगा। लेकिन स्कैटर्ड ऑर्डर के अंदर जो है कोई 4 लोग हैं 5 घर हैं, तो यहाँ पे 6 लोग हैं 5 घर हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई घर हमें खाली रखना पड़े, ये भी हो सकता है कि किसी घर में हमें 2 से 3 लोग बिठाने पड़े। तो इसकी मिसाल मैंने ऐसे ही दे दी है इसको नीचे। अच्छा, स्ट्रेट ऑर्डर के अंदर हमें जो है सिंपली हमारी इनिशियल कंडीशंस जो हैं उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करके हम लोग उसको समराइज़ कर लेते हैं। लेकिन जो स्कैटर्ड ऑर्डर है उसके अंदर हमें थोड़ी सी ग्राफिकल विजुअलाइजेशन भी करनी पड़ती है, और वो जब हम स्कैटर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्ट्रेट ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं हमारे गेट के पेपर में, तकरीबन 40% क्वेश्चंस जो हैं हमारे जो हैं वो स्ट्रेट ऑर्डर के आते हैं और 30% स्कैटर्ड के आते हैं। ये रेशो चेंज भी हो सकती है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन हमारा 70% जो गेट का एग्ज़ाम है वो इन दोनों में से कवर हो जाता है। बाज़ औक़ात 80 भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात 85% तक क्वेश्चंस जो हैं वो स्ट्रेट ऑर्डर में से आ जाते हैं। तो इन दो कैटेगरीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़े। तो अब हम देखते हैं स्ट्रेट ऑर्डर की वर्कड एग्जाम्पल को। अब हमारे सामने इसी तरह एनालिटिकल रीजनिंग का जो भी क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर या एग्ज़ाम के अंदर, उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, कुछ कंडीशंस होंगे और उसके बाद उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हमने उनको आंसर करना होगा। अब यही सिनेरियो यहाँ पर है। हम एक वर्कड एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि एक स्कूल फंक्शन है जिसमें 6 स्टूडेंट्स हैं, J, K, L, M, N और O। इनको हम लोगों ने जो है ना फ्रंट रो की सीट्स में बिठाना है। 6 सीट्स पड़ी हैं और 6 ही ये बच्चे हैं, तो एक बच्चा जो है वो डेफिनेटली एक सीट पे बैठेगा, ये उसने कंडीशन में भी मेंशन किया हुआ है अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। अब वो बैठेंगे किस तरह, उसके लिए उसने कंडीशंस दी हुई हैं कि जे जो है वो ना सीट 1 पर है ना सीट 6 पर है। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि एन इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एल, जहाँ पर एल बैठा होगा उसके साथ जो है एन नहीं बैठेगा, यानी बिल्कुल साथ वाली सीट पर एन नहीं बैठेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तीसरी कंडीशन वो कहता है कि एन इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, एन जो है वो के साथ भी नहीं बैठेगा, ये एन और के भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, एन और एल भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये दो कंडीशन हमारी ये बता रही हैं। और जो चौथी सी कंडीशन है वो जो है इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, जहाँ पे एन बैठा होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट पे बिल्कुल साथ ही लेफ़्ट साइड पे ओ बैठा होगा। यानी अगर हमारी सीट्स जो हैं लेफ़्ट से राइट 1 2 3 4 5 6 नंबर हों, तो ओ जो है वो एन से लेफ़्ट साइड पे बैठा होगा। अब क्वेश्चंस वो पहले 6 क्वेश्चंस में से पूछता है हमसे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट्स गिवन इन ऑर्डर फ्रॉम 1 to 6 इज़ एक्सेप्टेबल। इनमें से कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है जो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमारे पास 1 से लेकर 6 तक एक्सेप्टेबल है, कि अगर हमारी सीट्स जो हैं वो लेफ़्ट से राइट 1 2 3 4 5 6 नंबर्ड हैं, तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। इसका मतलब है वो पूछना हमसे ये चाह रहा है कि कौन से सीक्वेंस ऐसा है जिसके ऊपर ये सारी कंडीशंस वैलिड हैं, होल्ड कर रही हैं और किसी की वायलेशन नहीं हो रही। तो इसका जवाब निकालने के लिए हमें जो है वो बेसिकली तमाम वो कंडीशंस एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, तमाम वो ऑप्शंस एलिमिनेट करनी पड़ेंगी जहाँ पे कोई कंडीशन वायलेट हो रही है, और एंड पे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसी ऑप्शन बचती है
जहाँ पर कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। इसके लिए मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो का पार्ट नंबर 2 था, एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 था, उसमें बताया था कि हम लोग करते हैं एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस को एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम चॉइसेस की एलिमिनेशन के लिए जो भी हमने सवाल हल करना होगा, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, अपनी इनिशियल से कंडीशंस को समराइज़ कर लेंगे, सिम्बलाइज़ कर लेंगे और उनको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास सबसे पहली कंडीशन कहता है कि जे इज़ नॉट सिटिंग इन सीट 1 नॉर इन सीट 6, यानी जे जो है ना वो पहली सीट पे बैठा होगा ना वो छठी सीट पे बैठा होगा। 6 सीट्स पड़ी हैं, जे पहली पे भी नहीं बैठ रहा, आखिरी पे भी नहीं बैठ रहा। इसका मतलब है जे जो है किसी कॉर्नर वाली सीट पे नहीं बैठ रहा। तो पहली कंडीशन हमारी हमने ऐसे समराइज़ कर ली कि जे इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 6। अगर आपको सिंबल्स देखने में पहचानने में मुश्किल हो रही है तो आप मेरी ये एनालिटिकल रीजनिंग की पार्ट 1 वाली वीडियो भी देख सकते हैं पहले, जहाँ पे मैंने सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया है, या फिर आप अपने तौर पे अपनी आसानी के लिए अपनी मर्ज़ी के सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि n इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू l, कि n और l जो है वो इकट्ठे नहीं बैठे। इसका मतलब ये है जहाँ l बैठा है वहाँ उसके साथ नेक्स्ट जो है वो n नहीं बैठा। इसका ये मतलब है कि जो है n ना वो l की अगली सीट पे है ना वो l की पिछली सीट पे है। तो लिहाजा ये दोनों इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई ज़रूर बैठा होगा। तीसरी कंडीशन है जी कि n इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू k, कि n जो है वो k के साथ भी नहीं बैठेगा। यानी ये दोनों n और k भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, n और l भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, तो इनके दरमियान कोई ना कोई बंदा ज़रूर होगा। चौथी कंडीशन जो है वो कहता है कि o इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ n। पहले o आ रहा है फिर n आ रहा है, तो मैंने इसको o n इस तरह करके समराइज़ कर ली है ताकि मुझे ये याद रहे कि लेफ़्ट साइड पे o आएगा, राइट पे n आएगा। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर o नज़र आ रहा होगा मुझे लेफ़्ट पे, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके साथ ही n मौजूद होगा। तो इसके सलूशन के लिए हम लोगों को चाहिए एक्सेप्टेबल ऑप्शन। अभी मेरे पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने करनी है जी एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस। ये हम कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बताया था कि हम करेंगे ऑप्शन ए को लेंगे, उसके ऊपर चारों कंडीशंस अप्लाई करके देखेंगे, कोई एक कंडीशन भी वायोलेट करेगी तो हम चले जाएंगे अगली ऑप्शन पर। यानी कि हमने ऑप्शन ए ली, उसके ऊपर पहली कंडीशन अप्लाई की, दूसरी अप्लाई की, तीसरी अप्लाई की, चौथी अप्लाई की। अगर कोई एक कंडीशन भी वायलेट कर देगी तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, फिर हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के ऊपर। ये तो है एलिमिनेशन बाय चॉइस। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन बाय कंडीशंस का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन लेंगे, पहली कंडीशन लेंगे और सारी ऑप्शंस के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि किस किस ऑप्शन के ऊपर पहली कंडीशन वायोलेट हो रही है। वो पॉइंट हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस के ऊपर कंडीशन जो है हमारी वायोलेट हो रही है, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी और बाकी जो बच जाएंगी उसके ऊपर हम लगाएंगे उससे अगली कंडीशन, फिर उसमें चेक करेंगे कि वायोलेशन कहाँ पर हो रही है। जो ऑप्शन वायोलेट करेगी उसको एलिमिनेट कर देंगे तीसरी कंडीशन एंड सो ऑन, इस तरह उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें एंड पे फाइनल कंडीशन मिल जाएगी या फाइनल आंसर मिल जाएगा जिसके ऊपर सारी कंडीशंस होल्ड कर रही होंगी, कोई वायलेट नहीं करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन से, जो कि कहती है जे इज़ नॉट इक्वल टू 1 और जे इज़ नॉट इक्वल टू 6। यानी कि जो हमारा जे है वो ना पहली सीट पे है ना आखिरी सीट पे। अब हम अपनी 5 ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर जे जो है वो किसी कॉर्नर सीट पे बैठा हुआ है। हमारे पास ऑप्शन ए में जे जो है उसको 6 सीट या कॉर्नर वाली सीट जो है वो अलॉट की गई है, जो कि इस कंडीशन की वायलेशन है। इसका मतलब है हमारी जो ए ऑप्शन है वो कंडीशन 1 को वायलेट कर रही है, लिहाजा ये तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट नहीं हो सकता। बाकी चारों ऑप्शंस जो हैं उसमें जे जो है वो ना पहली पोजीशन पे ना छठी पे है, तो बाकी कंडीशंस
बाकी जो है वो ऑप्शन जो है इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन जो कि इसको वायलेट कर रही है उसको एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद आती है हमारी जी अगली ऑप्शन या अगली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास है जी कि एन और एल इकट्ठे नहीं बैठेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन बच गई हैं बी, सी, डी और ई, इसमें देखेंगे कि कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें एन और एल इकट्ठे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये सी ऑप्शन है हमारे पास जिसके अंदर एल और एन एक साथ हैं। तो सी ऑप्शन भी हमारी इस कंडीशन को वायलेट कर रही है, सेकंड कंडीशन को। इस वजह से इसको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा और बाकी जो 3 ऑप्शंस बच जाती हैं उनमें एन और एल अलहदा हैं, सेपरेट हैं। इस वजह से वो ऑप्शंस जो हैं वो हमारी इस कंडीशन को ओबे कर रही हैं, लिहाजा हम सी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। फिर हमारे पास ये जो 3 ऑप्शन बची हैं इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग तीसरी कंडीशन, जो कि कहते हैं एन और के इकट्ठे नहीं बैठेंगे। अब इन ऑप्शंस के अंदर जो बच गई हैं हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में एन और के एक साथ हैं, लिहाजा ये बी ऑप्शन जो है इस कंडीशन को वायलेट कर रही है। तो एज अ रिज़ल्ट बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी, जबकि बाकी 2 ऑप्शंस हमारे पास इसको वायलेट नहीं कर रही तो वो बच जाएंगी। हमने बी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बची हैं आखिरी 2 ऑप्शंस। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कंडीशन नंबर 4, जो कि कहती थी ओ और एन एक साथ बैठेंगे। ओ जो है वो एन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे बैठेगा। तो ऐसा तो हमें डी और ई ऑप्शन में, सिर्फ ई ऑप्शन में नज़र आ रहा है, क्योंकि डी ऑप्शन में ओ और एन के दरमियान एम साहब हैं जो आके बैठ गए हैं। लिहाजा डी ऑप्शन के भी जो है वो कंडीशन 4 की वायलेशन कर रही है। इस वजह से डी भी हमारे भी लिए एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट नहीं है। एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास आखिरी बच जाता है ई ऑप्शन, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है और ये है हमारा अरेंजमेंट जो कि एक्सेप्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 6 में वो हमसे पूछता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट्स गिवन इन ऑर्डर फ्रॉम 1 to 6 आर एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट। अब वो पूछना ये चाहता है कि तमाम सीटिंग अरेंजमेंट्स जो कि हमने इस ऑप्शंस में गिवन किए हैं, दिए हैं, आर एक्सेप्टेबल। ये तमाम सीटिंग अरेंजमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं सिवाय, इधर जो कीवर्ड है वो एक्सेप्ट है, EXCEPT, यानी ये हमारे पास 5 ऑप्शन हैं, इनमें ये सारी एक्सेप्टेबल हैं सिवाय किसके, यानी इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसी है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि वो किसी कंडीशन को वायलेट कर रही होगी, वो हमने सर्च आउट करनी है। तो इसके सलूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हमने क्वेश्चन को गौर से देख लिया कि एक्सेप्ट की बात उसने की है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो किसी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रही। ठीक है, अब हम एलिमिनेशन बाय कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन हमने देखी, जे इज़ नॉट इक्वल टू 1, जे इज़ नॉट इक्वल टू 6। हमारी पाँचों की पाँचों ऑप्शंस जो हैं ये कंडीशन जो है इन पाँचों ऑप्शंस को फुलफ़िल कर रही हैं। तो लिहाजा किसी कंडीशन के अंदर कोई वायलेशन नहीं हो रही किसी ऑप्शन में इस कंडीशन की। तो लिहाजा तमाम ऑप्शंस सेटिस्फाई कर रही हैं इस कंडीशन को। अब हम जाते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर, एन और एल इकट्ठे नहीं बैठेंगे। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी चारों में एन और एल एक साथ नहीं बैठे, लेकिन जो ऑप्शन ई है उसमें एन और एल एक साथ बैठे हैं। तो ई ऑप्शन जो है हमारे पास ऐसी ऑप्शन है जो कि हमारी इनिशियल कंडीशंस को वायलेट कर रही है। तो ई ऑप्शन हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं होगी और यही उसने हमसे पूछा था कि ये चारों या पांचों ऑप्शंस जो हैं हमारे पास एक्सेप्टेबल हैं सिवाय किसके। तो ई ही हमारी वो ऑप्शन है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर आके हमें अपना जवाब ही मिल गया। तो अब हमें आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर ई ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो पूछता है कि अगर एल सीट नंबर 1 पर हो,
के सीट नंबर 5 पर हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि गेट के पेपर के अंदर या किसी भी पेपर में मस्ट बी ट्रू, मे बी ट्रू, इस तरह के सवाल आते होते हैं। अब यहाँ पर उसने हमें 2 एक्स्ट्रा कंडीशंस दे दी हैं जो कि कहती हैं एल पहली पोजीशन पे है और के जो है वो 5वीं पोजीशन पे। तो ये एक्स्ट्रा कंडीशंस जब भी वो देगा, जब भी वो आपको एक्स्ट्रा कंडीशंस देता है किसी क्वेश्चन में, तो वो एक्स्ट्रा कंडीशंस पर्टिकुलरली उसी क्वेश्चन के लिए होती हैं। अब ये एक्स्ट्रा कंडीशंस जो हैं ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए होल्ड करेंगी, क्वेश्चन 4, 5, 6 के लिए नहीं होल्ड करेंगी। तो आपने इस एक्स्ट्रा कंडीशन को सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए लेके चलना है। अब हम क्या करते हैं जी कि अपनी जो ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं इन कंडीशंस का, यानी हम लोग जो है ना सीट्स बना के 1 2 3 4 5 6 उसको नंबर दिए, तो हमने सीट नंबर 1 पे एल को बिठा दिया और के को जो है सीट नंबर 5 पे बिठा दिया। तो अब हम देखेंगे कि पॉसिबल अरेंजमेंट्स कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बाज़ औक़ात ऐसी भी एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी जाती है जो कि हमारी इनिशियल कंडीशंस को वायलेट कर रही होती है। एक्स्ट्रा कंडीशन ऐसी दे दी जाती है जो इनिशियल कंडीशन को वायलेट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर वो ये कह सकता है कि अगर एन और एल इकट्ठे बैठे हों तो एक्स्ट्रा कंडीशन ये दे दे। ऐसे केसेस के अंदर वो एक्स्ट्रा कंडीशन वैलिड हो जाएगी और जो इनिशियल कंडीशन है वो उस क्वेश्चन के लिए इग्नोर हो जाएगी। तो आए बढ़ते हैं, हम इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करके लेके जाते हैं। हमारे पास एल और के जो है वो पहली और 5वीं सीट के ऊपर बैठे हैं। तो अब हम करते हैं जी बारी बारी एनालिसिस अपनी पॉसिबिलिटीज़ का कि ऐसी सूरत में क्या क्या हो सकता है। पहली कंडीशन हमें कहती है कि जे जो है वो पहली और जो 6ठी पोजीशन पे नहीं बैठ सकता। तो जे जो है हमारे पास, इसका मतलब है या दूसरी पे होगा या तीसरी पे होगा या चौथी या 5वीं। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि के जो है वो 5th पोजीशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लिहाजा जे के पास सिर्फ 3 स्पॉट्स बचते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। 5वीं प्लेस पे जे नहीं बैठ सकता क्योंकि के ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब पहली पॉसिबिलिटी तो हमारी ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ गई हैं। जे जो है वो 6 पर मौजूद नहीं हो सकता बिकॉज हमारी इनिशियल कंडीशन यही कह रही है कि जे जो है वो 6 पर नहीं बैठेगा। अब हम इन 3 पॉसिबिलिटीज़ को आगे लेके चलेंगे। अब इसमें से मैंने सेंटर वाली पॉसिबिलिटी जो है वो ले ली, मिसाल के तौर पे ऐसे। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन कहती है कि एन जो है एल के साथ और एन जो है वो के साथ नहीं बैठेगा। इसका मतलब है अगर एल 1 पोजीशन पे है तो एन जो है वो 2nd पे नहीं आ सकता, एन जो है वो के साथ भी नहीं बैठेगा, इसलिए एन जो है वो 4 पे भी नहीं जा सकता, 6 पे भी नहीं जा सकता। अब जो हमारे पास ब्लैंक्स अवेलेबल हैं 2, 4, 6, इन सब पे तो एन बैठ नहीं सकता, लिहाजा हमारे पास ओनली जो वैलिड ऑप्शन बचती है इनके लिए वो है 3, तीसरी सीट। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास अरेंजमेंट था, पॉसिबिलिटी थी, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, इस तरह का कोई अरेंजमेंट बन नहीं सकता। इसको हम ख़त्म कर देंगे और बाकी जो है दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो बच जाती हैं, जिसमें जे 2 पे था और जे 4 पे था, वहाँ पे हमने एन को इंसर्ट कर दिया तीसरी प्लेस पे। ओके, अब हमारे पास चौथी कंडीशन ये कहती है कि एन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर वो बैठेगा, लेकिन ऊपर वाली जो हमारे पास अरेंजमेंट है उसमें तो एन के लेफ़्ट साइड पे जे बैठा है, तो ये तो हमारी कंडीशन को वायलेट कर देगा। लिहाजा जो ऊपर वाली ऑप्शन है वो भी हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास पीछे कौन बचा, एम। एज अ रिज़ल्ट 6ठी प्लेस पर एम ही अवेलेबल हो सकता है। बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं हमने चेक करके देख ली हैं। ऑप्शन ई इज़ आवर आंसर। अब क्वेश्चन 4 में वो कहता है कि अगर एम और ओ सीट नंबर 2 और 3 पे बैठे हैं
तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ये क्वेश्चन दोबारा मस्ट बी ट्रू का पूछा गया। इसका मतलब है कि हम एम और ओ को दूसरे और तीसरे जो हैं प्लेस पर रख के ज़रूर देखेंगे और पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। हमने एम को सेकंड प्लेस पर रख दिया और ओ को थर्ड प्लेस पर रख दिया। ये हैं हमारी दो एक्स्ट्रा कंडीशंस इस क्वेश्चन के लिए। और याद रखें हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 के एक्स्ट्रा कंडीशंस थी वो यहाँ पर होल्ड नहीं करेंगी। अब हमारे पास जो है इस तरह का अरेंजमेंट बना हुआ है हमारे सामने जो हमें नज़र आ रहा है। अब पॉसिबल अरेंजमेंट्स के मुताबिक हम अरेंजमेंट्स कैसे निकालेंगे, दोबारा अपनी कंडीशंस को देखेंगे। हमें इतना पता है कि जहाँ पर जो है जे जो है वो पहली और छठी पोजीशन पे नहीं आ सकता, लिहाजा जे के लिए जो जगह बचती है वो या तो चौथी होगी या पांचवी होगी, बिकॉज एम और ओ जो हैं ऑलरेडी दूसरी तीसरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक और इनिशियल कंडीशन है, उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लें कि हमने इस तरह का अरेंजमेंट बना लिया। जे जो है यहाँ चौथी पे आ रहा है या पांचवीं पे आ रहा है। अब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है कि एन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर ओ होगा, लिहाजा जहाँ पर हमने जे को पहली ऑप्शन के अंदर बनाया था चौथी प्लेस के ऊपर बिठाया, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकती बिकॉज ओ और एन एक साथ बैठेंगे, इसलिए हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और चौथी पोजीशन पर एन को बिठा देंगे। अब जे जो है वो पांचवी पोजीशन उसके लिए बचती बिकॉज फोर्थ पर एन आ चुका है ओ की वजह से, तो जे जो है हम लोगों ने फिफ्थ पर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, एक एल पहली पोजीशन पे और के 6 पर हो और एक के पहली पे और एल 6 पर हो। अब इन दोनों अरेंजमेंट्स में कोई कंडीशन वायोलेट नहीं हो रही, तो ये अब दोनों अरेंजमेंट्स को देखते हुए हमें अपने आंसर्स देखने पड़ेंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू, जे इज़ इन सीट 5, जे दोनों पॉसिबिलिटीज़ में सीट 5 पर ही मौजूद है, लिहाजा ये ट्रू है। के इज़ इन सीट 3, के सीट 3 पे नहीं हो सकता बिकॉज क्वेश्चन में ही गिवन है कि ओ जो है वो सीट नंबर 3 पर मौजूद होगा। एल इज़ इन सीट 1, एल इज़ इन सीट 6। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये तो दोनों ऑप्शंस पॉसिबिलिटी में नज़र आ रही हैं, तो ऑप्शन तो इस तरह सी और डी ये दोनों ट्रू बनेंगी, ये आंसर भी बन सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई किया है, मस्ट बी ट्रू वाली कंडीशन ऑप्शन सी मे बी ट्रू हो सकती है, मस्ट बी ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है कि एल इज़ इन सीट 1 ये लाजिम नहीं है, एल सीट 6 पर भी जा सकता है और हम देख रहे हैं दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर अरेंजमेंट बन रहा है। इसी तरह एल जो है वो सीट 6 पे हो ये भी लाजमी नहीं है, इट मे बी ट्रू बट इट इज़ नॉट मस्ट बी ट्रू। तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास जो पांचवी ऑप्शन कहते हैं एन इज़ इन सीट 5, ये तो वैसे ही गलत है, लिहाजा जो मस्ट बी ट्रू वाली कंडीशन हमारे पास बचती है वो पहली ऑप्शन ए ही बचती है कि जे जो है हमारा पहली पोजीशन पर होगा, पांचवी पोजीशन पर। क्वेश्चन 5 वो कहता है कि अगर एल और के दोनों के दरमियान सिर्फ एग्जैक्टली 3 सीट्स का फासला हो तो कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं मैक्सिमम। अब ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, हम इसको विजुअलाइज करके देख लेते हैं। हमने एल को पहली पोजीशन पे रखा, दरमियान में 3 सीट्स छोड़ी और फिर के को बिठा दिया। ठीक है, ये चारों तरीक़ों से ये लोग बैठ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी कंडीशन देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि एन जो है वो एल और के साथ नहीं बैठ सकता, लिहाजा जहाँ पे एल और के हो गए उसके बिल्कुल एडजेसेंट सीट्स के ऊपर एन अवेलेबल नहीं होगा, वो उनसे गैप पे मौजूद होगा।
और यहाँ गैप पे सबके साथ एक एक सीट ही मौजूद है, लिहाजा एन को हमने वहाँ पे प्लेस कर लिया। ओके, अब हमें एन की पोजीशन मिल गई है, तो ऑटोमेटिकली कंडीशन नंबर 4 के मुताबिक जो कहती है कि ओ जो है वो एन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर होगा, हम यहाँ पर ओ को भी प्लेस कर लेंगे। अब हमारे पास चारों पॉसिबिलिटीज़ के अंदर, चारों अरेंजमेंट्स के अंदर एक कॉर्नर वाली सीट है और एक कोई दरमियान में कोई भी सीट है। अब पहली कंडीशन हमें कहती है कि जे जो है वो कॉर्नर वाली सीट पे नहीं बैठ सकता, लिहाजा जो कॉर्नर वाली सीट है हमारे पास एम बच गए, कॉर्नर वाली सीट्स पे एम बैठ जाएगा और जो सेंटर वाली सीट्स बच गई हैं वहाँ पे जे बैठ जाएगा। जे को हमने कॉर्नर वाली सीट पे नहीं बिठाया क्योंकि हमारी कंडीशन कहती है कि जे कॉर्नर की सीट पे नहीं बैठेगा, तो जो हमारे पास एंड पे एंटिटी बच जाती है वो है एम। तो ये 4 किस्म के अरेंजमेंट्स हैं जो हमारे पास बन सकते हैं इसके साथ। तो दिस इज़ द आंसर कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 4 होंगे। और लास्ट क्वेश्चन वो कहता है कि अगर के सीट नंबर 2 पे हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्टिंग ऑफ सीट्स विच ओ कुड ऑक्यूपाई। अगर के को हम सीट नंबर 2 पे बिठा देते हैं तो ओ इनमें से किस किस सीट पर बैठ सकता है, करेक्टली एक्यूरेटली आपने बताना है। इसको भी हम विजुअलाइज करके देख लेते हैं। हमने के को 2 रख के देख लिया, ठीक है, के को सेकंड पोजीशन पे प्लेस किया है। अब कंडीशंस के मुताबिक ओ जो है वो एन के लेफ़्ट साइड पर मौजूद होगा, लिहाजा हम ये चीज़ मान लेते हैं कि ओ जो है वो पहली पोजीशन पर और छठी पोजीशन पर अवेलेबल नहीं हो सकता। अगर ओ को हम फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे तो सेकंड प्लेस पर के है, जो कि इस कंडीशन की वायलेशन है। इसी तरह अगर हम ओ को 6 प्लेस पर रखेंगे तो उसके पास एन को बिठाने के लिए जगह ही नहीं है, लिहाजा हमारे पास 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि ओ जो है वो तीसरी पोजीशन पे हो, चौथी पे हो और 5वीं पे हो। तो ये वाली ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ई बन जाती है। दैट इज़ आवर आंसर।